नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे यूट्यूब और मैं हूं सिद्धार्थ जराबी। आज राजनीति में एक खास पेशकश आपके लिए। भारत के आसपास पाकिस्तान और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल, सरकारें निपट गई हैं और उसके कारण भारत के लिए जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसके बारे में आज बातचीत करेंगे अपने शो पे। ये शो हम आपके लिए खास और विशेष YouTube के लिए ही बनाते हैं ताकि आपके साथ कुछ ऐसी जानकारी हम साझा कर पाए जो आपके फायदे की हों, जो आपके काम की हों। और मेरे साथ मेरे साथी राजेश सुंदरम, जिन्होंने आसपास डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को लेके काफ़ी कवरेज की है पत्रकार के नाते, और इनको इन विषयों की गहरी जानकारी है। खुद भी दक्षिण भारत से होने के कारण, तमिलनाडु से होने के कारण श्रीलंका की खासी इनको फर्स्ट हैंड नॉलेज है। तो पहले बातचीत शुरू करेंगे राजेश श्रीलंका के साथ। श्रीलंका में जो लेटेस्ट स्थिति ये उत्पन्न हुई है कि वहाँ की सरकार जो थी, राजपक्ष सरकार, एक हिसाब से परिवार की सरकार है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई और उदाहरण होगा किसी कंट्री में दुनिया में जहाँ पे पूरे राजपक्षों का राज पे और राज्य पे इतना बड़ा कंट्रोल था। उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया है और शायद एक नेशनल गवर्नमेंट बनने की अभी सारी प्रक्रिया चल रही है। तो श्रीलंका की इतनी लंका लगी कैसे राजेश? अगर इसको संक्षेप में समझें, क्या वो बड़े दो कारण थे जिस कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है श्रीलंका में? श्रीलंका में अगर आप देखें, जो वहाँ पे गृह युद्ध चला था उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारी बोरोइंग्स करी थी हथियार खरीदने के लिए, और उसकी चिंता उन्होंने आगे के जनरेशन पे छोड़ दी थी। और ये जो जनरेशन है, अनफॉर्चुनेटली ये वो जनरेशन है जो वॉर की जो फंडिंग हुई थी उसके पैसे अब इनको चुकाने पड़ते हैं। और इस देश की कमर इस बात ने भी तोड़ी है कि जब से वो ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी वहाँ पर और कोविड आया, तो जो इनका मेन स्टे इकोनॉमी का टूरिज्म है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। दूसरी बात, उनकी जो कमोडिटीज़ हैं जैसे कि टी या रबर, उस पर भी जो इंटरनेशनली जो संकट आई है इंटरनेशनल, उसका भी बड़ा बुरा असर पड़ा है। तो एक ऐसा देश जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट डॉलर्स, टूरिज्म डॉलर्स पे डिपेंडेंट है, वो पूरी तरह से बिखर गया है, टूट गया है। और साथ के साथ जो मिस गवर्नेंस हुई है राजपक्षे गवर्नमेंट की वहाँ पर, उसकी वजह से भी केवल मिसमैनेजमेंट है कि करप्शन भी है? करप्शन के भी एलिगेशंस हैं, लेकिन ज़्यादातर एक फैमिली है जो उसको कंट्रोल करता है। अगर आप देखें, राष्ट्रपति भी राजपक्षे, प्रधानमंत्री भी राजपक्षे, फाइनेंस मिनिस्टर भी राजपक्षे, और जो जूनियर मिनिस्ट्रीज हैं वो उनके बच्चे संभालते हैं, जैसे निवल राजपक्षे। तो देखिए, राजपक्ष, और अगर हम इसको थोड़ा हिंदी की भाषा की दृष्टि से करें तो राज और पक्ष मतलब पक्ष भी अपना, विपक्ष भी अपना और राज भी अपना, और उस चक्कर में लंका की लंका लग गई। और कितनी बुरी लंका लगी है देखिए। $1 बिलियन का कर्जा तो आने वाले जुलाई में देना है, और अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि पेट्रोल डीजल खत्म, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी लगभग खत्म है, बिजली का संकट आन पड़ा है, क्योंकि विदेश से सामान मंगाकर जो श्रीलंकन इकोनॉमी में, क्योंकि टापू है, छोटा देश है, तो सारी चीज़ें उनके पास है नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इंपोर्ट्स पे। और उनकी इकोनॉमी, जैसे राजेश समझा रहे थे, काफ़ी बड़ी टूरिज्म ड्रिवन थी। तो 2 साल कोविड ने, और केवल श्रीलंका नहीं, बहुत सारी जो टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमीज थी दुनिया भर में, वहाँ स्ट्रेस हुआ है। बट श्रीलंका में जो खास ये एक दुर्दशा हुई है, उसके पीछे जो मिसमैनेजमेंट है। और एक और आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि श्रीलंका ने टैक्स काट दिए, टैक्स काटा पर कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, उद्योग नहीं बढ़ा, बल्कि सरकार का राजस्व कम हो गया। और अब आई भारत की बात। श्रीलंका का बहुत पुराना संबंध है भारत से, सांस्कृतिक, कल्चरल, धार्मिक, ऐतिहासिक संबंध है। और पिछले कुछ सालों और दशकों में राजेश, श्रीलंका ऐसा माना जाता था कि चाइना की तरफ गया। लीटे वाला युद्ध जो था और IPKF के बाद जो एक वहाँ स्थिति बनी थी, उसके बाद भारत में भी एक शायद कहीं ना कहीं पे एक थकावट सी आ गई थी कि भैया हमें नहीं पड़ना इन चक्करों में। श्रीलंका आपस में अपना गृह युद्ध संभाल लें, हम क्यों, हमारे इतने
जवान वहाँ पे मरे और ऐसी स्थिति हुई, एक प्रधानमंत्री का भी अल्टीमेटली असैसिनेशन हुआ इसी चक्कर में। पर अब हमें न चाहते हुए भी अगर मैं कहूँ श्रीलंका का ध्यान देना पड़ेगा, और हमने दिया है पिछले कुछ समय में $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, पिछले साल भी कुछ मदद की। श्रीलंका अब और मदद चाह रहा है, और मदद ऐसी है राजेश से मैं ये पूछना चाहूँगा, और एक आंकड़ा आपको और दे दूँ दर्शकगण, $20 बिलियन का अनुमान लगाया जा रहा है जो श्रीलंका को इमीडिएटली चाहिए अगर उसको अपनी बैलेंस शीट जो बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो गई है उस कंट्री की बैलेंस शीट, अगर वो उसको ठीक करने बैठे। तो राजेश, ऐसी स्थिति में भारत के लिए श्रीलंका चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी है जो अभी तक सरकार कर रही है, क्या वो सही है और कुछ करना चाहिए था क्या? जहाँ तक निवेश का सवाल है, वहाँ पर एक पैसा भी अगर आप लगाएं, जिस तरह की उनकी अभी अगर आप देखें जो क्रेडिट रेटिंग है या सिचुएशन है, वो पूरी तरह से एक डेड लॉस है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे अगर 1 बिलियन या 2 बिलियन या जो भी लाइन ऑफ क्रेडिट हम एक्सटेंड करते हैं, उससे अगर हम स्ट्रैटेजिक एडवांटेज कुछ एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी विजय होगी। और स्ट्रैटेजिक जो चीज़ें हमको वहाँ से मिलेंगी, ख़ास तौर पर जो कि चाइना भी यही सेम चीज़ कर रहा है, वो $1 बिलियन में भी तोली नहीं जा सकती है। तो लेकिन एक बात ये भी है कि राजपाट से अगर आप देखें, हिस्टोरिकली प्रो चाइना रहे हैं। जो यूएनपी की जब सरकार बनती है, रनिल विक्रमसिंघे और जो बाकी लोग हैं जी, वो लोग प्रो इंडिया रहते हैं। तो इनका इतना लाइन ऑफ क्रेडिट और पैसे एक्सटेंड करने के बाद भी कि वो प्रो इंडिया रहेंगे, ये बात कह पाना, खासतौर पे मेरा जो तजुर्बा है उसमें कह पाना मुश्किल है। हालांकि अगर आप पीछे देखें, कई दौर की बातचीत हुई है, कुछ ओपन में हुई है, कुछ एकदम जो दूसरी तरह से जो डिस्कशंस होती हैं वो भी जो जाहिर नहीं हुई है, जो जाहिर नहीं हुई है। तो उसमें इंडिया ने एक्सट्रैक्ट जरूर किया है। जो पैसे हमने दिए हैं, जो हमने तेल वहाँ पर भेजा है, या जो खाना भेजा है, या जो हम दवाइयाँ वहाँ भेज रहे हैं, वो एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। क्योंकि उसके साथ साथ मेरे ख्याल से इंडिया का जो पोजीशन है वहाँ पे, जो तमिल माइनॉरिटीज़ को लेकर, अभी हाल में जब विदेश मंत्री वहाँ गए थे, तो वहाँ पे जो उनकी पार्लियामेंट्री ग्रुपिंग है TNA, जो तमिल नेशनल अलायंस, जो तमिल पार्टियों का गठबंधन है, उनके साथ भी मिले थे। तो एक ऐसा इशू था जो वॉर के बाद एकदम बैकग्राउंड में चला गया था, कार्पेट के नीचे डाल दिया था, अब उसको एक बार फिर वहाँ पर बाहर लेके आए हैं। और ये जो राजेश बता रहे हैं, मैं थोड़ा जोड़ रहा था रिपोर्ट्स को, लगभग $2-2.5 बिलियन की मदद, इमरजेंसी रिलीफ, क्रेडिट लाइन, तेल, मेडिसिन सब जोड़ें तो वो अभी तक दे दिया गया। बट जो राजेश विषय समझा रहे हैं उसमें आप देखिए, हम्बनटोटा, गूगल करिएगा, ढूंढने का प्रयास करिए, हम्बनटोटा एक बंदरगाह है और श्रीलंका आइलैंड नेशन है, और हमारा दक्षिण भारत पूरा सराउंडेड है समुंदर से दो तरफ, और ये बिल्कुल नोक पे एक प्रकार से अगर आप उस तरफ अपनी दृष्टि दक्षिण की तरफ रखें। और यहाँ पे हम्बनटोटा को लेके $700 मिलियन का कर्जा श्रीलंका वापस देने की स्थिति में नहीं था, और वो पूरा पोर्ट जो है वो उन्होंने बहुत लंबी लीज पे, 99 साल की शायद लीज है राजेश, उसको चाइना को दे दिया। कोलंबो को जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके साथ भी इसी प्रकार का कुछ प्रकरण हुआ है। बट एक पोर्ट है कोलंबो में, सी पोर्ट, बंदरगाह, जिसमें भारत की अडानी कंपनी का निवेश है। तो जो राजेश कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ट्राई कर रहा है कि मदद भी करे, पर एक ऐसी स्थिति भी करे कि वहाँ पे चाइना ज़्यादा अपने पाँव और बढ़ा ना सके, जिसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। $3.5 बिलियन, और ये बात आप नंबर शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार सरकारी बोरोइंग्स इतनी पूरी जानकारी भी नहीं रहती है। $3.5 बिलियन कम से कम जो है वो अभी चाइना का बकाया देना है श्रीलंका ने, और चाइना $1 भी ऐसे तो फ्री में छोड़ेगा नहीं। श्रीलंका से बात हटाएंगे और पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान जब आए तो लगा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार हैं, दुनिया देखी हुई है, इंग्लैंड में बहुत साल रहे हैं, एक बड़े डेबोनियर मॉडर्न आउटलुक वाले व्यक्ति हैं, अंग्रेजी उर्दू फरफर बोलते हैं, वेस्ट के इलीट के लोगों के साथ बड़े कंफर्टेबली रह सकते हैं, और उनका आउटलुक एक मॉडर्न है, नॉन रेडिकल आउटलुक, ऐसा कुछ लोगों को लगता था। 3.5 साल हो गए, भारत के साथ संबंधों की स्थिति, उस पर हम कोई बातचीत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। पर अब इमरान साहब का भी विकेट गिर गया है।
राजेश, मेरे से आपका सवाल, क्या इमरान हिट विकेट हुए कि उनको क्लीन बोल्ड किया गया कि इसने अंपायर ने ही कुछ गेम ही बदल दी कि इमरान को पता ही नहीं लगा कि एक गेंद में ही उनको वहां से साफ कर दिया गया? मेरे ख्याल से अगर आप देखें जो आर्मी और उनके बीच में खास तौर पे जो एक वो यूक्रेन रशिया को लेकर जो एक डाइवर्जेंस ऑफ व्यू है, वहाँ पे जो आर्मी चीफ है उन्होंने हाल में कहा कि वो अमेरिका का समर्थन करते हैं, उसमें अमेरिका की जो व्यू है जो कि रशिया के खिलाफ है उसका समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो भी पार्लियामेंट में भी जो डिस्कशन हुआ था उसमें भी भारत की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से एक नॉन अलाइंड या एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करके बैठा है कि रशिया से अगर मुफ्त उनको तेल सस्ता मिलता है तो वो अब उनकी जो पॉलिसी है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। तो उसमें आप एक बात समझ सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स भी खेल हो रहा है। अमेरिका भी पूरा एक जोर लगा रही है कि जो पुराने उसके एलाइज हैं जिनको वो अपना फ्रंटलाइन पार्टनर समझते थे इन द वॉर अगेंस्ट टेरर पाकिस्तान, उसको आर्मी के थ्रू उनको ज़्यादा लगता है कि वो कंट्रोल कर पाएंगे बजाय एक इलेक्टेड। राजेश, अभी कई लोग शायद जो देख रहे हैं उनके मन में प्रश्न होगा कि अभी वॉर अगेंस्ट टेरर चल भी रही है कि नहीं? अफगानिस्तान से कूच कर गई तो और ये ऐसी बुरी स्थिति में छोड़ा अफगानिस्तान, और वहां की महिलाएं, बच्चियां जो हैं वो अब स्कूल जाने से वंचित रही हैं। यानी जो कुछ प्रोग्रेस भी हुआ था उस कंट्री में वो सारा क्लॉक वापस जा रहा है। पर इमरान पे ही बात रखेंगे, और इमरान की सरकार को चीन ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिरकार पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली चाइना से जुड़ी हुई है, तो उस चाइना ने इस इमरान खान प्रकरण में आपकी जानकारी और जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या पाकिस्तान में वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि इमरान की विकेट गिर जाए? नहीं, चाइना का जहाँ तक सवाल है उन्होंने अपने सारे बेट्स हेज किए हुए हैं कि वो आर्मी के साथ भी है, इमरान खान के साथ भी है। तो अगर वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाए, जो भी आ जाए, चाइना को पता है कि उसके जो इंटरेस्ट्स हैं वो सेफ गार्ड है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। गौदर पोर्ट हुआ या जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं पूरी की पूरी, उनको पता है कि वो सर्टन गारंटीज़ हैं जो उनके साथ हैं, और वो आर्मी है जो कंसिस्टेंट है वहाँ पर। जो पॉलिटिकल लेवल पे लोग आएंगे जाएंगे, डेमोक्रेसी है। तो मेरे ख्याल से चाइना का जो पाकिस्तान के साथ पहले से जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान रहें, क्योंकि उनका अभी रहना बहुत ज़्यादा टेनेबल नहीं है, लेकिन अगर वो ना रहें तो भी चाइना को पता है कि उनकी जो सामरिक जो स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से जो उनको जो फ़ायदा पाकिस्तान से होना है वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये पाकिस्तान में आया राम गया राम का किस्सा चल रहा है और चलता रहेगा। पाकिस्तान बनने के बाद हकीकत ये है कि वहाँ पे फौजी सरकार, जनरल साहब राष्ट्रपति का रोल लेके, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें पाकिस्तान के 22, 23, 24 करोड़ लोगों का जीवन इसी में निकल गया है। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, वहाँ पे जो बाकी सारी चीज़ें हैं, और वहाँ का एलीट पाकिस्तानी कहते हुए भी अपने आप को विदेश में, बरतानिया में, अमेरिका में रह के अपना जीवन व्यतीत करता है। वहाँ के लोगों से हमारी सहानुभूति। परंतु एक विषय और जाते जाते जो मैं आपके साथ आज हमारे इस एपिसोड पे शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप ये सारी स्थिति देखें, अफगानिस्तान एक तरफ, श्रीलंका एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, छोटा मोटा जो और आसपास होता रहता है, उसमें भारत और भारत की भूमिका एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमने आज के इस एपिसोड पे यही आपके साथ डिस्कस करना चाहा कि कैसे हमारे नेबरहुड में, कैसे हमारी बिरादरी में, कैसे हमारे मोहल्ले में एक प्रकार से इतनी अस्थिरता आ गई है। और इस सारी स्थिति में आप देखें, भारत में कोविड के कारण, जो उस महामारी के कारण जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, जान भी गई, माल का भी नुकसान हुआ, हज़ारों लाखों लोगों का नुकसान हुआ। और पिछले साल इसी समय अप्रैल में जब डेल्टा वेव आई थी तो क्या हालत हुई उसकी तो हम यहाँ पे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी आसपास जब आग लग रही हो, राजनीतिक अस्थिरता हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, शॉर्टेजेस हो, तो भारत पे बहुत बड़ा एक प्रेशर बनता है जहाँ पे हमें मदद भी करनी पड़ती है और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों, महीनों में क्या होगा पाकिस्तान में, क्या होगा श्रीलंका में, और क्या रुख लेगा चाइना, इसको लेके हम सबको बहुत सजग रहना पड़ेगा। राजेश, आपका धन्यवाद आज इस चर्चा के लिए।
और अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा और पसंद किया तो ज़रूर अपना फीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिजनेस टुडे यूट्यूब को देखते रहें। अगले एपिसोड तक के लिए मैं अलविदा आपसे लेता हूं। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।